अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद सईद और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स जापान टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट बिहाइंड यूएस एंड चाइना। क्या बात है भाई। तो देखते हैं अभी वीडियो, क्योंकि काफ़ी खुशी की बात है इंडिया के लिए। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और रिसेंटली एक मेजर डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, चाहे वर्ल्ड मीडिया हो, इंडियन मीडिया हो, हर जगह आप देखोगे लिखा हुआ है कि इंडिया ने जापान को बीट कर दिया है टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट ग्लोबली। और इसके बारे में हमारे कई मिनिस्टर्स ने ट्वीट भी की है कि एक फैबुलस न्यूज आई है। अगेन देखो, इस न्यूज की ग्रेविटी ना कई लोग समझ नहीं पाएंगे कि ठीक है, हमने जापान को बीट करके आज के समय ऑटो मार्केट में तीसरा स्थान हासिल कर लिया। मतलब कि नंबर 1 पे चाइना, जी हाँ, चाइना यूएसए को बीट कर चुका है ऑटो मार्केट में। देयर इज नो कंपटीशन इन फ्रंट ऑफ चाइना। चाइना नंबर 1 पे, नंबर 2 पे यूएसए, नंबर 3 पे आ गया इंडिया। इसमें स्पेशल बात क्या है? हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? इंडिया को इससे जियोपॉलिटिकली बेनिफिट कैसे होगा? देखो, पहली बात तो नोटिस करो, यहाँ पर लिखा है कि हैविंग सोल्ड 42.5 लाख न्यू व्हीकल्स इन 2022 विद द सेल्स एक्सपेक्टेड टू सर्ज इवन फर्दर। पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडिया 50 लाख गाड़ियां बेच दे सिर्फ इसी साल। तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ग्लोबल ऑटोमोबाइल सेल्स इंडस्ट्री, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 3.8 ट्रिलियन डॉलर्स की, जी हाँ 3.8 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स, जितनी भारत की इकोनॉमी नहीं है ना, उतनी दुनिया भर में ऑटो इंडस्ट्री है। जब मैं कहता हूं ऑटो इंडस्ट्री, तो यहाँ पे प्राइमरली हम बात कर रहे हैं कार्स की। और ऑटो इंडस्ट्री देखिए, एक ऐसी इंडस्ट्री है जो खुद तो जॉब्स रिड्यूस करती है मगर इनडायरेक्टली भी क्रिएट करती है बहुत सारी नौकरियां। फॉर एग्जांपल, जब आप देखोगे कार्स को असेंबल किया जाता है फैक्ट्री में, कई वर्कर्स वहां पे होते हैं, कुछ मशीन्स को ऑपरेट करते हैं, कुछ लास्ट मोमेंट पर असेंबली करते हैं। उन लोगों को नौकरी तो मिलती है, मगर जब कार को आप बनाते हैं उस वक्त आपको चाहिए होता है स्टील, आपको चाहिए होते हैं टायर्स। तो एक कार के पार्ट्स को बनाने के लिए भी बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, बहुत सारी फैक्ट्रीज लगी होती है उन पर, तो वहां पर भी नौकरियां जनरेट होती हैं। तो इसलिए ऑटो इंडस्ट्री जब एक देश में लगातार आगे बढ़ रही हो ना, तो लोग मान के चलते हैं कि उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। उस देश में जो कंजम्पशन है ये लगातार बढ़ती जा रही है। और नितिन गडकरी साहब ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, इनके हिसाब से भारत की ऑटो इंडस्ट्री 2024 के अंदर अंदर डबल होने वाली है। टोटल हम 180 बिलियन डॉलर्स की एक ऑटो इंडस्ट्री बिल्ड करने वाले हैं। अब यहाँ पर आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर ये एनवायरनमेंट के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए अच्छी बात थोड़ी ना है कि इतनी सारी गाड़ियां सड़कों पे उतरेगी। दिस इज नॉट गुड, राइट? देखो, बिल्कुल अगर आप अपनी गाड़ियां सिर्फ पेट्रोल पे चलाते हैं तो डेफिनेटली इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। मगर हम अब देख रहे हैं कि इंडिया में बहुत टाइप की कार्स आ रही हैं, सीएनजी गाड़ियां आ रही है, हाइब्रिड गाड़ियां हैं और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी धीरे धीरे इंडिया की सड़कों में बढ़ रही हैं। तो अब देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की है कि डिमांड तो है, एक कस्टमर इंडिया में खड़ा हो चुका है जिसको गाड़ियां चाहिए। इंडियन इंडस्ट्री का काम यह है कि उसको ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करे, क्या पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी के बजाय आप इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करें। और ये हम कर सकते हैं, ये ट्रांजिशन धीरे धीरे आपको दिखेगा। फॉर एग्जांपल, इसी पहल में एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है रिसेंटली। इंडिया ने 2 लिथियम माइंस खोज निकाली है अर्जेंटीना देश में। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा प्यारा भारत हो गया और यहाँ पे है अर्जेंटीना देश। अर्जेंटीना देश रिसेंटली न्यूज में था क्योंकि कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ है वो भी जीता है अर्जेंटीना ने। लियोनेल मेसी भी खेलते हैं अर्जेंटीना के लिए। और यहाँ पर आप देख पाओगे जो 3 देश हैं, बोलीविया, चिले, अर्जेंटीना, यहाँ पर बनता है लिथियम ट्रायंगल। बताया जाता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा लिथियम के डिपॉजिट यहीं पर हैं और दुनिया भर की कंपनीज, चाहे अमेरिकन हो, चाइनीज, इंडियन, सब लोग यहाँ पर माइनिंग कर रही थी लिथियम के लिए। अचानक से इंडिया को जैकपॉट मिलता है, हमें मिल जाती है 2 लिथियम माइंस अर्जेंटीना में। और अब भारत सरकार बात कर रही है अर्जेंटीना की सरकार से कि कैसे इस लिथियम को हम बाहर निकालकर इंडिया में कर सकते हैं एक्सपोर्ट, और उससे हम इंडिया में बनाएंगे लिथियम आयन बैटरीज जो प्राइमरली इस्तेमाल होंगी कार मैन्युफैक्चरिंग में, इलेक्ट्रिक कार मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये तो मैंने बात कर ली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट की। अब एक बार डिस्कस करते हैं कि जब हमारी एक बहुत बड़ी ऑटो मार्केट डेवलप हो गई
तो इससे भारत को जियोपॉलिटिकली क्या एडवांटेज मिलता है? देखो, आज के समय हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएट कर रहे हैं बहुत सारे देशों के साथ, बहुत सारे यूनियंस के साथ भी। फॉर एग्जांपल बात चल रही है कि इंडिया बहुत ही जल्द यूरोपियन यूनियन के साथ साइन कर लेगा एफटीए। यूके के साथ अलग से बात चल रही है कि इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हम साइन करेंगे। कई देश है जिनके साथ हम एफटीए पहले साइन कर चुके हैं, उसको हम फिर से रीनेगोशिएट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जापान, साउथ कोरिया के साथ जो हमारा एफटीए है। फिर ये भी बात चल रही है कि यूएसए के साथ भी इंडिया एक ट्रेड एग्रीमेंट कर सकता है साइन। तो आप इमेजिन करिए कि जब इंडिया की टीम बैठेगी नेगोशिएट करने के लिए एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में, तब इंडिया के पास लेवरेज होगी। इंडिया कॉन्फिडेंटली कह सकता है कि देखो, हम आपको देंगे एक्सेस दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार मार्केट का, उसके बदले में आप हमको क्या दे रहे हो? तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में बहुत सारे कंसेशंस इंडिया को मिले, क्योंकि हर देश चाहेगा कि उनकी कंपनियों को एक्सेस मिले इंडियन मार्केट का। फिर एक ऑब्वियस बात यहाँ पर यह भी है कि जो इंडियन ब्रांड है, टाटा हो गया, महिंद्रा है, इनको भी ग्रो करने की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया का ऑटो सेक्टर आप अगर देखोगे तो आज भी बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड है। बाहर से जो गाड़ियां इंपोर्ट होती है इंडिया में, उन पे हम लगाते हैं बहुत सारा टैरिफ। तो जो इंडियन कंपनियां हैं, उनको एक बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि वो इंडियन मार्केट से ही ग्रो कर सकती हैं, पैसा कमा सकती हैं, फिर उस पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और फिर अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप, बाहर के देशों में हम लोग कर सकते हैं कार्स एक्सपोर्ट। और फाइनली जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में जैसे जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ेगी, आप देखोगे जॉब्स भी लगातार बढ़ती रहेंगी। और फिर एक बहुत ही बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि जो हाल ही में डेवलपमेंट हुई है ना, इससे हमको संकेत ये मिलते हैं कि जापान की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। ये इकोनॉमी बहुत ही जल्द नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ क्रैश करना स्टार्ट कर देगी। इंडिया के सामने भी टारगेट क्या है? देखो, चाइना को नॉमिनल जीडीपी में बीट कर पाना काफी मुश्किल होगा। हमारा टारगेट है अभी थर्ड पोजीशन, जर्मनी और जापान को हराना है हमको। जर्मनी को मान के चल रहे हैं कि आराम से हम 2025-26 के आसपास हरा देंगे। इंडिया विल बिकम द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। नॉमिनल जीडीपी की मैं बात कर रहा हूं। जर्मनी को हम रिप्लेस कर देंगे। मगर जापान को रिप्लेस करने में लोग कह रहे थे कि कुछ प्रॉब्लम आएगी, बट अब हमको ये पता लग गया है कि जापान की इकोनॉमी जो है ना, ये लगातार श्रिंक कर रही है कोविड की वजह से। उसके अलावा जो यहाँ पर पॉपुलेशन क्राइसिस है, लोग शादी नहीं कर रहे, आबादी आगे नहीं बढ़ रही, फर्टिलिटी रेट क्रैश कर रहा है, उसकी वजह से जो कंजम्पशन है वो भी कम हो रही है। जापान बेसिकली जो चल रहा है ना आज के समय, ये अपने गिनती के जो इनके बड़े शहर हैं, टोक्यो, कियोटो वगैरह, उनकी वजह से चल रहा है। हाल ही में जापान की सरकार ने ये भी अनाउंस किया कि ये अपने ही नागरिकों को 1 मिलियन येन, मतलब कि आप कह लो 6 से 7 लाख रुपए देंगे सिर्फ टोक्यो छोड़ने के, कि टोक्यो से बाहर निकलो और भी बहुत सारे हमारे शहर हैं उधर बसो, इकोनॉमी को वहां पे जंप स्टार्ट करो। उसके लिए जापान मिलियन येन देने को तैयार हो गया। और अभी रिसेंटली भी आप अगर देखो तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान ने जो अपना तीसरा रैंक खो दिया इंडिया को, उसमें देखिए हमारी ग्रोथ तो जिम्मेदार है, मगर जापान की भी ना नेगेटिव ग्रोथ चल रही है, जापान भी नीचे गिर रहा है। तो ये सब क्लियर इंडिकेशन है कि कोई बड़ी बात नहीं है, कि जो अभी के लिए प्रोजेक्शन है कि इंडिया जापान को बीट करेगा 2029-2030 के आसपास, हो सकता है कि इंडिया उससे काफी पहले जापान को बीट करके दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाए। इट इज अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडिया। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे अनअकैडमी की सबसे बड़ी सेल हो जाएगी खत्म। तो बेस्ट टाइम है आपके लिए परचेज करने का अनअकैडमी कोर्स फॉर अ मैसिव 23% डिस्काउंट। कमेंट सेक्शन में जाओ, फॉर एग्जांपल आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, इस लिंक पर करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाओगे यूपीएससी का कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं सिंगल परचेज में। ये सारे वैसे अलग अलग परचेज करोगे, ऑप्शनल का अलग, प्रीलिम्स मेंस का अलग, तो वैसे ही आपको 15-20 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कॉम्बो में सेविंग होती है आपकी। उसके अलावा एडिशनल आपको डिस्काउंट मिलेगा 23% का अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PG10। द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग इवन मोर, सो यूज द कोड PG10। आज रात मध्य रात्रि को यह डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, बिल्कुल भाई बहुत ही अच्छी न्यूज़ है भाई इंडिया के लिए। भाई अब वो थर्ड नंबर पर आ गए हैं भाई, क्योंकि पहले भी हम देखते हैं कार के मामले में ना भाई, इंडिया में कार्स बहुत ही ज़्यादा भाई एक सस्ती मिलती, हाई क्वालिटी की मिलती हैं, क्वालिटी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि वहाँ पर भाई
कंपनीज ही बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, बहुत ज़्यादा कंपनीज हैं। हमने इतनी वीडियोस बनाई हैं कि फिर भी भाई उनमें कवर नहीं कर सके। सस्ती से सस्ती आपको भाई कार मिल जाएगी। आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया हो तो आपको भाई कार मिल जाएगी। यहाँ तक ये आपको वाकई भाई मतलब कार कि मिल जाती है। एक खुशी वाली बात है इंडिया के लिए, क्योंकि जैसे वो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं ना अपने लिए, तो एक दिन ब दिन कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है जो कि हर एक मुल्क को बीट कर जाती है। लेकिन सोचा जाए तो इसमें पीछे एक मतलब के एक आपकी जो बंदे हैं ना, नितिन गडकरी का जैसा नाम ले रहे थे, उनका काफी किरदार है, आपकी हुकूमत का, आपके लोगों का, जो और आपके मतलब कि जो अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, हर चीज़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर हम तो अप्रिशिएट ही भाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर देखा जाए तो पाकिस्तान के में जो भी कारें आती हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जापान में काफ़ी काम करते हैं, ये कार्स वगैरह का, उधर उनके मतलब कि काफ़ी कार जो बेचते हैं ना, वो भी उन्होंने बनाए हुए हैं, डीलर हैं, तो वो उधर से कारें जापान से लेकर इधर आकर बहुत महंगी कारें बेचते हैं। तो इंडिया भाई काफी अब डेवलपमेंट हो रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि भाई। अगर अच्छे रिलेशन होते तो इंडिया में जाकर कारोबार करते इधर के डीलर, और इधर से गाड़ियां लेकर आते। यही मसला है। नहीं बिल्कुल, अगर ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है अगर देखा जाए तो, क्योंकि जिस तरह इंडिया, हम भी बहुत सारे कारों के ऊपर जिस तरह वीडियो देखते थे तो हमें भी ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़हन में आती थी कि ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये चीज़ें क्यों नहीं अभी तक जा रही। तो ये बिल्कुल ये एक इनसाइड जो है ना वो चीज़ें चल रही होती हैं, जो उस वक्त ये सामने आती है जब वो मतलब एक पॉइंट के ऊपर पहुंच जाती है। जिस तरह अब 5 नंबर पे इकोनॉमिकली चला गया इंडिया, उसके बाद जर्मनी है, जापान है, वो ये अब 2 करीब हैं, उनको देखो कब तक ये बीट करते हैं। तो इसी तरह ये भी एक अचानक न्यूज़ आई, और अब जैसे ही न्यूज़ आई तो पूरी दुनिया में इस चीज़ के ऊपर जो है ना वो देखो ना, अब एक उनकी सोच है कि हमने इस मुल्क को बीट करना है, बिल्कुल। लेकिन हमारी अभी भी लोगों की यही सोच है, और सियासतदानों की जो भी ऊपर बड़े बैठे हैं कि किसकी ऑडियो लीक करनी है, किसकी वीडियो लीक करनी है, बिल्कुल इधर ये कंपटीशन चल रहा है यार। समझ नहीं लगती कि आप इन चीजों पर आए, इन चीजों पर ध्यान दे भाई। यही मसला जिस है पर ना, देने वाला है भाई। बहुत सारी चीजें जो है ना वो अब कोई भी कंट्री है ना उसने आगे अपनी कंपनीज को दे दी हुई हैं अपने हाथ में, लेकिन हमारे यहाँ मसला है कि हर चीज उन्होंने अपने हाथ में रखी हुई है। तो ये चीजें जब तक हाथ से नहीं निकालेगी उस वक्त तक मुल्क यार हमारी कंपनी काफी 2-3 बड़ी हैं, टेलीनॉर छोड़कर चला गया है, और भी एक मतलब कि टेक्सटाइल की बड़ी लिस्ट है ना, हाँ वो भी एक छोड़कर चले गए। इधर लोग कारोबार ठप हो चुका है। लोग यार आप देखो ना, एक मुल्क है आपके पास, एक कंट्री है, आप इसको नाम आपने दिया हुआ है, तो आप क्यों इस चीज के पीछे लगे हुए हैं कि हमने ताकत जो है ना वो आगे नहीं देनी। देखो यार, एक सियासतदान है, आप ठीक है, या तो आप सियासत इसमें यहाँ पे चलाएं ना, एक जमहूरियत के नाम से आपने ये मुल्क रखा हुआ है। अगर जमहूरियत है तो जमहूरियत का मतलब यही होता है कि जनता या जो भी अवाम है उसके पास ताकत होती है, उसके पास ताकत होती है तो अपने मनपसंद के जो है ना वो नुमाइंदे आगे लेके आती है। तो अब यहाँ पे मसला ये हुआ है कि यहाँ पे अब जो है ना वो ताकत जो है ना वो अब अवाम के हाथ में, और अवाम चाहती है कि हम अपना एक मुंतखब करता, चाहे यार जैसा भी है जो भी है वो एक लगा छोड़ो भाई आपको ये तो यही है कि आप उस चीज की तरफ यार आना कि आप इस चीज के ऊपर लगाया हुआ ये नहीं दिखा रहे कि यार वर्ल्ड लेवल के ऊपर कुछ बहुत सारी चीजें जो है ना वो किस तरह चेंज हो रही हैं। अब देख लो जिस तरह अब हम इंडिया को जो है ना इन्होंने एक बहुत बड़ा, या हम सब जो है ना एज ए पाकिस्तानी हम जो है ना एक दुश्मन मानते हैं कि ये देखो जी इंडिया हमारा दुश्मन है। तो यार ये उसकी पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं यहाँ पे दिखाई जा रही कि आप देखो ये इंडिया जा कहाँ पे। मुझे अब जापान की भी काफी अच्छी बात सुनी है, मैंने न्यूज में पढ़ी थी, लेकिन तब मैं बोला था कि शायद उनको निकाल रहे हैं, लेकिन वो यार बात आप देखेंगे अच्छी चीज है यार, वो पैसे दे रहे हैं कि आप पूरे मुल्क में फैले, जो भी अमीर लोग हैं या जो भी बिजनेसमैन है, क्योंकि टोक्यो में दारल जो है ना वो वहाँ पे बैठे, तो आप जाएं पूरे मुल्क में आप जो है ना वो इस चीज़ को एक्सपेंड करें। तो ये चीज़ है, तो ये एक होती है विजन, एक होता है अपने मुल्क के लिए। तो अब देख लो यार हमारे पास क्या है, अब आपके सामने मैं कहता हूँ कि आप ये चीज़ें अगर देखें, आप कंपैरिजन करें, तो अगर कोई भाई अगर ये बता दे जो अब कोई भी एक्टर ले ले, अक्षय कुमार ले लें, कि उसके पास कितना इस वक्त रिजर्व है या उसके पास कितनी उसकी आमदन, मुझे लगता है कि वो भी पाकिस्तान से जो है ना रिजर्व, पाकिस्तान के रिजर्व से ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास 5-6 अरब डॉलर है। मैं भी एक एक्टर की जो है ना वो आमदनी ज्यादा या उसके पास ज्यादा पैसा पड़ा होगा। बिल्कुल ठीक है, जो तो एक मतलब के ये बनाता है ना रील्स वगैरह, उनके पास शायद ज्यादा हो। बिल्कुल भाई, ये तो हमारे हाल हुए हैं। चलो खैर भाई, इंडिया के लिए लेकिन देखा जाए मुझे एक बात याद आई है कि हमने भी शहबाज शरीफ ने भी एक मतलब के मुआहदे किए थे जापान के साथ, वो भी ठप हो गए, सब चीज ठप हो चुकी है, क्योंकि कुछ देंगे तो भाई काम चलेगा।
अगर कुछ देना नहीं और उनको लेना ही है अगर उनको प्रॉफिट होगा तो वो कुछ काम भाई आपके लिए आप करेंगे। अपनी ये चाइना नहीं है कि इलेक्ट्रिसिटी मीन के ऊपर आ जाए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जल्दबाजी में जो है ना वो जो ऑयल जो इलेक्ट्रिसिटी के जो प्रोड्यूस के लिए वो यूनिट चलाने के लिए इस्तेमाल होता है ना, वो अब इनको नहीं मिल रहा। ठीक है, अब वो हालांकि दूसरे बहुत सारे तरीके हैं बिजली पैदा करने के, जिस तरह डैम वगैरह की जो है ना वो उन्होंने बनाने थे, वो उस तरफ फोकस नहीं किया गया। ये एक जो है ना मसनूई चीजें लगा के जो है ना वो वक्ती जो है ना अपनी सियासत चमकाएगी। अब क्या है कि वो हर चीज उल्टी पड़ रही है, उसके लिए पीछे से पैसा नहीं है खरीदने के लिए। अगर पैसा नहीं है तो बिजली नहीं। जिस तरह हमारे वजीर दफा, हालांकि ये वो आकर कह रहे हैं कि किसी वक्त भी जो है ना हर चीज बंद हो सकती है, कारखाने बंद हो सकते हैं, मुल्क बंद हो सकता है, लिहाजा भाई हमारी यूट्यूब के वीडियो भी बंद हो सकती है। लाइट होगी तो हम अपलोड कैसे हर चीज करेंगे। बिल्कुल भाई। तो खैर भाई, उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।